हिमाचल का नाम आते ही सबसे पहले शिमला और मनाली याद आते हैं और आप जरूर यहाँ कई बार घूमने गए भी होंगे। लेकिन हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य के खजाने में और भी बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आकर आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। ऐसी ही जगह है कुल्लू का नग्गर कैसल। नग्गर कुल्लू और मनाली के ठीक बीच में है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ आए हों तो वो इस नाम को सुनकर उस जगह के एहसास को समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली की अगर बात करें तो मनाली से महज 21 किलोमीटर दूर एक ऐसा राजमहल है जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। 1460 ईस्वी तक कुल्लू रियासत की राजधानी रहे इस नगर गांव में एक ऐसा महल है जिसे आज भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। जी मीडिया की टीम आज आपको इस महल के भीतर लेकर चलेगी और इस महल से जुड़ी हर वो जानकारी आपको बताएगी जिसे देखकर आप इस महल में एक बार जरूर आएंगे। तो आइए चलते हैं। आइए पहले इस जगह के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय धरोहर दर्जा प्राप्त नग्गर कैसल का निर्माण देवदार के बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। खास बात यह है कि इस भवन में कहीं भी लोहे के किलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका निर्माण कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। 17 कमरों के इस शाही महल को अब नग्गर कैसल के नाम से जाना जाता है। कुल्लू रियासत के राजा सिद्दी सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस नगर कैसल का निर्माण कार्य किया था। उस दौरान यहीं से इस रियासत की तमाम जो महत्वपूर्ण गतिविधियां थी वो इसी महल से शुरू की गई थी और लगभग कई सालों तक यहीं से तमाम जो कुल्लू की रियासत यहीं से चलती थी। राजघराने से जुड़े तमाम वो बड़े लोग जो हैं वो इसी राजमहल में रहा करते थे। अब हम आपको इस राजमहल के भीतर लेकर चलेंगे और लगभग हम अब एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है वो इस महल के भीतर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और किस शैली के दौरान जो है इस महल का निर्माण कार्य किया गया। बताया ये जाता है कि जो इस महल में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, काटकोनी शैली का इस्तेमाल किया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पैन करके वो दिखाए कि काटकोनी शैली में जो है वो सीमेंट या आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े पेड़ों से जो है लकड़ी निकाली जाती है और देवदार के लकड़ी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और इस तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी बड़ी बैल्कनी जो है वो इस महल के चारों तरफ बनी हुई है जहाँ से दूर तक जो है वैली को देखा जा सकता है। इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये मनाली की तरफ का इलाका है। मनाली की तरफ जो है खूबसूरत वादियां आप यहां से देख सकते हैं। दूर दूर तक जो है वो काफ़ी लंबी ये वाइड वैली है। छोटे छोटे गांव घर आपको दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू की तरफ का ये नज़ारा है। आप कुल्लू की तरफ भी यहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर है जहाँ पर इस महल का निर्माण कार्य जो है वो 16वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और ये एक ऐसा महल है जिसका इतिहास बेहद पुराना है और रोचक है क्योंकि उस दौरान राजा सिद्दी सिंह जो है वो इस महल का इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरफ से आपको नज़ारा मैं कुल्लू का दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से खूबसूरत नज़ारों से भरा ये इलाका है। और यहाँ पर इस राजमहल की बैल्कनी से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से दोनों ही वैली यानी कुल्लू और मनाली की वैली को यहाँ से निहारा जा सकता है। काटकोनी शिल्प कला से बनाए गए सुंदर महल के निर्माण की कहानी भी काफी दिलचस्प है। व्यास नदी के तट पर बने किले में इस्तेमाल होने वाले पत्थर कई मील दूर से इस पहाड़ी तक पहुंचाए गए थे। महल से व्यास नदी तक मानव श्रृंखला बनाकर पत्थर को महल तक पहुंचाया गया था।
इस महल के निर्माण कार्य से जुड़ी एक बड़ी रोचक बात है। बताया जाता है कि जब इस महल का निर्माण कार्य किया गया था तो पत्थर जो हैं वो ठीक उस ब्यास नदी के दूसरी तरफ का ये जो स्थान है बड़ागढ़, इस स्थान को उस दौरान बताया जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो बड़ा गांव है। वहां से राजा खोसल का एक महल हुआ करता था जो बाद में खंडर हो गया, और उसी खंडर से जो है वहां से पत्थर जो है यहाँ तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन वो पत्थर एक ऐसी ह्यूमन चेन यहाँ से लेकर वहां तक बनाई थी, ये बताया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार लोग यहाँ से ह्यूमन चेन एक ही चेन में बनाकर उस पहाड़ी तक पहुंचे होंगे, और वहां से होते हुए एक इंसान के हाथ में पत्थर की शिला देकर और वहां से होते हुए वो पत्थर है इस महल तक पहुंचाए गए। तो इसी ह्यूमन चेन का जिक्र जो है यहाँ पर जो रखे हुए तथ्यों में भी अंकित है। ये महल आज भी उस पुराने जमाने की यादों को संजोए बैठा है। महल में जहां कोर्ट लगाकर न्याय किया जाता था वो जगह आज भी ज्यों की त्यों है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक इस राजमहल के जो वंशज थे, राजघराने के जो वंशज थे, इस महल का इस्तेमाल कोर्ट के तौर पर भी किया करते थे, और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो है वो इस रियासत को इसी महल से चलाया करते थे। और इस राजमहल के भीतर जो है एक कोर्ट सजती थी। अब हम आपको उस कोर्ट के हिस्से पर लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। बड़े बड़े जो ये लकड़ी से बने हुए काफ़ी बड़े दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। बताया ये जाता है कि उसी दौरान जो है इन दरवाज़ों का इस्तेमाल एक देवदार की लकड़ी से किया गया था। आइए अब आपको भीतर लेकर चलते हैं। यहाँ से होकर गुजर कर जो है वो काफ़ी बड़ा एक एरिया यहाँ पर आता है, और इस एरिया के साथ काटकुनी शैली में जो है इस ब्लॉक का निर्माण कार्य उस दौरान किया गया था। बताया ये जाता है कि जो ये ऊपर वाली ये जो सेक्शन है, जो ये ऊपर का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर राजघराने से जुड़े जो लोग हैं राजा के साथ साथ यहाँ पर बैठा करते थे, और जो ये नीचे का समतल एरिया है यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता था, जिसके बाद उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम समस्याओं पर जो है वो निर्णय लिया जाता था। काफ़ी लंबे समय तक जो मुद्दे रहे होंगे, बताया ये जाता है कि इसी राजमहल से उनका निवारण किया जाता रहा है। और दूसरी तरफ जब अंग्रेज़ों का शासन रहा, जब अंग्रेज़ों ने इस महल का इस्तेमाल अपने लिए किया, तो उस दौरान भी इसे जो है वो ग्रीष्मकालीन न्यायालय के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। चट्टान की तरह खड़े इस महल ने वक्त के कई थपेड़ों को सहा है। सन 1846 तक इस घराने के वंशज किले का इस्तेमाल ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इस मेजर को बेच दिया था। अठारह के दौरान जब राजा ज्ञान सिंह इस रियासत के राजा थे, तो बताया जाता है कि उन्होंने इस राजमहल को महज एक बंदूक के लिए मेजर हे को इस राजमहल को बेच दिया था, जिसके बाद काफी लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के मेजर हे इस राजमहल का इस्तेमाल करते रहे, और उन्होंने इस राजमहल को यूरोपियन शैली में बदलने की कोशिश की और यहाँ पर काफी सारी मॉडिफिकेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा दी। उसके बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो इस स्थान को जो है वो एक रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। काफी लंबा वक्त बीत जाने के बाद इस महल में कई सारे ऐसे बदलाव किए गए जो कि तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, लेकिन इसकी बेजोड़ आर्किटेक्चर की ये जो शैली है वो देखने लायक है। दूसरी तरफ से यहाँ से दिखने वाला नज़ारा जो है वो बेहद खूबसूरत है। काफ़ी बड़ी वैली जो है वो यहाँ से दिखाई देती है, और लगातार आप
दोनों ही एरिया को देख सकते हैं और काटकोनी शैली से इस पूरे महल का जो निर्माण कार्य किया गया है। काटकोनी शैली जो है वो यहाँ पर खासकर कुल्लू जिला में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल इस बखूबी अंदाज में किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताया यह जाता है कि सन 1905 में जब जबरदस्त भूकंप पूरे प्रदेश में झेला गया था, काफी बड़ा नुकसान कांगड़ा जिला में हुआ था, लेकिन उस दौरान भी ये राजमहल जो है वो सुरक्षित बच गया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान कितनी बखूबी से इस राजमहल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हर मौसम में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उस समय के राजशाही सदस्यों की मौत पर उनकी याद में पत्थर की शिलाओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये मूर्तियां आज भी नग्गर कैसल के आंगन में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा महल में एक कारागार भी था। इसे अभी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पुराने वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्रों और कपड़ों को संजो कर रखा गया है। इन पत्थर की शिला से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, जब इस राजघराने के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती थी तो उनके नाम से, उनकी याद में इस तरीके की शिला बनाई जाती है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे बरशेले कहा जाता है और लगभग आप इस महल के चारों तरफ इस तरीके की शिलाएं देख सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसे स्थान पर इस लेकर जाने वाले हैं जो इस महल का कारागार हुआ करता था, और इस महल के ठीक 2 लेवल नीचे हम पहुंच चुके हैं और इस कारागार को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसकी भीतर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस महल के कमरों के ठीक नीचे जो है एक काफी राजा के समय में कारागार के तौर पर यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी दोषी लोग होते थे उन्हें इसी कारागार में रखा जाता था। फिलहाल इसे म्यूजियम बना दिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये वो सामान है जो यहाँ के स्थानीय लोग इस्तेमाल में लाते थे, और इनमें से काफ़ी सामान जो है अब भी इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वाद्य यंत्र हैं, और यहाँ पर जो इस खड्डी को देखकर आप समझ सकते हैं कि खड्डी को भी इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। यहाँ की महिलाएं जो हैं, यहाँ का पारंपरिक परिधान जो है, यहाँ की शॉल है, काफ़ी फेमस रहती है कुल्लू शॉल। आपने उसके बारे में सुना या देखा होगा। उसे बनाया करती हैं इस खड्डी में, और कुछ इसी तरीके से पारंपरिक परिधान में यहाँ के लोगों को देखा जा सकता है। तो इसी जो ये म्यूजियम है, तो इस म्यूजियम में यहाँ की संस्कृति से जुड़े हर वो सामान को रखने की कोशिश की गई है, ताकि काफ़ी संख्या में सैलानी जो है वो इस नगर कैसल के में रहने के लिए भी आते हैं और देखने के लिए भी आते हैं। मनाली की अगर बात करें तो मनाली में साल में लगभग 35 से 38 लाख सैलानी जो हैं वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। तो इसी छुट्टियों के दौरान इस नगर कैसल, जो कि एक राजमहल हुआ करता था, उसका भी जो है वो दर्शन करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ इतिहास से जुड़ी ऐसी जानकारी जो है आज हमने आपको दिखाई है, जो इस महल से जुड़ी है। नग्गर कैसल का इतिहास, इसका निर्माण और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आपके सामने रखी। लेकिन नग्गर कैसल से जुड़ी एक धार्मिक आस्था भी है, जिसे जगती पट्ट के नाम से जाना जाता है। जगती पट्ट मंदिर नग्गर का प्रमुख मंदिर है, जो इस नग्गर कैसल परिसर में ही है। देव आस्था से जुड़ा ये मंदिर देवदार लकड़ी से इस तरह बना हुआ है कि इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होता। इस राजमहल में एक ऐसा धार्मिक स्थान है जिसकी महत्वता बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि ये स्थान जो है जगती पट्ट के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। जगती पट्ट यानी जितने भी जगत में देवी देवता हैं उनसे जुड़े जो इश्यूज हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाता है। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि देवी देवताओं का कोर्ट, अगर सीधी भाषा में कहें तो इस स्थान को माना जाता है, और यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं से जुड़े मसले हैं उनका समाधान करने के लिए यहाँ पर कोर्ट लगती है, और इसे जगती पट्ट के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मेरे साथ इसी गांव के जो स्थानीय निवासी हैं जोगिंदर जी,
वो हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जानना चाहता हूँ कि इस धार्मिक स्थल की क्या महत्वता है। जैसा आप जानते हैं, तो नाम ही दर्शाता है जगतीपट, कि जितने जगत के जितने देवी देवता हैं ये उनका एक स्थान है, सिंहासन है। तो जो भी जब भी कोई आपदा संसार पे आती है या देवी देवताओं पे आती है या मानव जाति के कल्याण के लिए कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है, तो सभी देवी देवता हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और सभी एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिसके लिए एक इसका विधि विधान है, एक नियम है। उसके लिए उसको हम जगती कुछ कहते हैं। उसके लिए जिसका जो धड़ छूता है वो कुल्लू राजमहल से आता है, और जितने भी देवी देवता हैं, उनके गुण हैं, पुजारी हैं, सारे इसी ग्राउंड में जो हमारे ये है, इसी में जो उनके क्रमांक, जिसका जो पहला स्थान है उसी हिसाब से बैठते हैं, और सभी से हर चीज़ जो उनकी गोद वाणी, गुरुओं से वाणी की बुलवा के देवताओं की वाणी बोलते, उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अगर हमारे दर्शक जो ये देख रहे होंगे तो उनके लिए सादी भाषा में समझना चाहें तो ये देवी देवताओं से जुड़े मामलों का न्यायालय है। तो अगर देवी देवताओं से जुड़ा कोई भी मामला अगर पूरे देश में आता है या कुल्लू ज़िला की अगर बात करें तो इसी मंदिर में आकर वो जो है उसका उस इशू का जो है वो न्याय मिलता है। हाँ, ये जो देवी देवताओं की वजह से ही है, उनका स्थान है, ये देवी देवताओं का न्यायालय है। ये हमारे एक देवी देवताओं का कोर्ट है देवता। तो जो नहीं होगा तो ये ऐसी सामाजिक प्रथाएं भी हैं जो यहाँ इस कोर्ट में जिनका निवारण होता है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जोगेंद्र आचार्य जी बता रहे थे। दूसरी तरफ का एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जगतीपट से जुड़ी जो जानकारी है, इस मंदिर से जुड़ी जानकारी है, वो यहाँ पर लिखी गई है ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले हर एक सैलानी हो या फिर स्थानीय लोग हैं, उनकी वो लोग जो हैं वो जानकारी इससे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काटकुनी शैली का इस्तेमाल बखूबी यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर जगतीपट पर जो है वो कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो समाज से जुड़े हों, देवी देवताओं से जुड़े हों। तो इस महत्वपूर्ण स्थान की ये जो आस्था है, इसको लेकर ये स्थान अपनी अलग पहचान रखता है। समय बीतता गया और ये महल कई राजघरानों की दास्तां को अपने आप में संजोता रहा। सन 1978 में ये नग्गर कैसल सरकार के अधीन आ गया और उसे होटल में परिवर्तित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग यहाँ पर्यटकों का आवभगत करता है। जहाँ कभी राजा अपने परिवार के साथ खाना खाता था, उस जगह को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है, और जहाँ राजा सोया करता था वहाँ आज पर्यटक ठहरते हैं और राजशाही होने का अनुभूति करते हैं। सन 1978 में इस नगर कैसल को हिमाचल पर्यटन विभाग के स्पुर्द कर दिया गया, और पर्यटन निगम अब तब से अब तक जो है वो इसका इस्तेमाल सैलानियों के लिए करती रही है, और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन इसमें कर दी गई है। अब हम उस सेक्शन के बाहर पहुंच चुके हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस राजमहल के लिहाज से। हम यहाँ के राजा उस दौरान जो हुआ करते थे कुल्लू रियासत के, उनके कमरे के बाहर खड़े हुए हैं। तो ये राजा का कमरा है। आइए हम आपको भीतर लेकर चलते हैं। यहाँ इस कमरे का इस्तेमाल जो है वो इस रियासत के राजा किया करते थे। तो आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, काफ़ी खुला ये कमरा है। कुल्लू के रियासत के राजा जो है वो इस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक सामान जो है वो बाद में यहाँ पर लगाया गया। हालांकि यहाँ पर एक फायरप्लेस लगाया गया है, बेड यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आपको ऊपर की दिखाना चाहूँ तो ऊपर की तस्वीर जो है वो 400 साल पुरानी है, क्योंकि काटकुनी शैली की असली तस्वीर अगर देखनी हो तो इस हिस्से से देखी जा सकती है कि लकड़ी के काफ़ी सारे जो पोल हैं उनका इस्तेमाल किया गया है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और दूसरी तरफ जब अंग्रेज़ों के पास इस महल को दे दिया गया तो अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल अपने रहने के लिए किया, और यहाँ से काफ़ी सारे जो हैं वो काम किया करते थे। तो अपने सहूलियत के हिसाब से इसकी मॉडिफिकेशन यूरोपियन अंदाज में की गई। तो हमारे साथ
फिलहाल पर्यटन निगम के इस नगर कैसल को देख रहे मैनेजर संजय शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। संजय जी, 1978 से ये राजमहल जो है वो पर्यटन निगम के पास आ गया है, तो आप कितने सालों से इस नगर कैसल को देख रहे हैं? मैं लगभग यहाँ पे कोई 5-6 सालों से यहाँ पे हूँ नगर कैसल में। तो कितने यहाँ पर कमरे हैं, और जिस कमरे पर हम बैठे हैं तो क्या इस कमरे को क्यों इतना खास माना जाता है? हमारे पास टोटल 17 रूम्स हैं, जिसमें से जो है इस कैसल के जो 2 पार्ट हैं उसमें एक तरफ जो है हमारे 8 कमरे हैं और एक तरफ जो हमारे 9 कमरे हैं। तो ये जो है ये राजा का रूम हुआ करता था, कहते हैं कि ये राजा का रूम था। तो ये अब भी हमने इसको महाराजा सूट का नाम दिया हुआ है। तो राजा यहाँ पर रुका करते थे, यहाँ रहते थे रात को, यहाँ ही उनका शयन कक्ष था ये। फिलहाल अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में पूरा एरिया जो है वो सैलानियों के लिए बंद है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि डिमांड किस तरीके से रहती थी अमूमन दिनों में इस कैसल के कमरों में ठहरने के लिए? अमूमन इसके लिए तो काफ़ी टूरिस्ट जो है इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। तो खासकर जो ये राजा का रूम था, महाराजा स्वीट है, तो इसके साथ लगते जितने भी रूम हैं इस पे जो है इनकी बुकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा रहती है, ऑक्यूपेंसी जो है इसकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा रहती है इनकी। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि ये सिर्फ महल ही नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय धरोहर है। कब इस स्ट्रक्चर को, कब इस महल को जो है राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिला था? ये सन 1912 में जी इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित किया था। हाँ जी। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, जितनी जानकारी हमें आपके थ्रू इस महल के बारे में मिली है, तो क्या अमूमन टूरिस्ट भी इन बातों को जो है वो जान पाता है, या फिर सिर्फ एक महल या कैसल के तौर पर ही यहाँ पर ठहरने आते हैं? नहीं, टूरिस्ट जो है पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही उसमें हमारे जो है चलते हुए इसमें हमारी वेबसाइट बनी हुई है हिमाचल टूरिज्म की जी, तो इसमें भी उसकी हिस्ट्री है, और इसको देखकर जो है टूरिस्ट जो है यहाँ पर जी काफ़ी आता है जी, और काफ़ी उत्सुकता होती है टूरिस्ट में इसकी हिस्ट्री जानने के बारे में। नग्गर कैसल परिसर और इसके आसपास और भी कई आकर्षक और दर्शनीय स्थल हैं। वहीं दर्जनों बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। बॉलीवुड निर्माता निर्देशकों की नग्गर कैसल पसंदीदा जगहों में से एक है। ये इमारत अपने आप में एक अजूबा है। इस इमारत की खूबसूरती के साथ साथ मजबूती सबको चौंकाती है, और जिसे देखकर हर कोई कह उठता है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।